The refractive index of vacuum, we can say mu, or speed of light, it is 3 into 10 raised power 8 meter per second in the vacuum or the air. But in the medium, the speed of light will vary because medium will be dense and it will be slowing down the speed of the light. When the speed of light will be slow, then it will be bending. Two formulas by which we can find the refractive index: by the ratio of the sine of incident angle to the ratio of the sine of refraction angle, sine I upon sine R, and by the ratio of the speed of light in one medium to the speed of light in the another medium. These are the two ways by which we generally find the refractive index. And then next, you can see the apparent depth, which I was saying that whenever there is some depth in any well or in any swimming pool, it appears to us less. And whereas in reality, it is very deep. So this is called the apparent depth, that the depth decreases and the bottom appear raised. जो बॉटम है वो ऊपर की तरफ दिखता है और जो उसकी डेप्थ होती है, किसी की गहराई होती है, किसी कुएं की या फिर किसी तालाब की या फिर स्विमिंग पूल की, वो हमें डेप्थ हमें कम दिखती है। तो ये हमें यहाँ से पता चल सकता है, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है एपरेंट डेप्थ का। वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस एपरेंट डेप्थ। सिलेबस में नहीं है बट जस्ट एक ओवरव्यू लेने के लिए, एक पानी भरा हुआ है एक बड़े से एम्बैंकमेंट में, एयर में उसकी म्यू ए है और पानी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी है, डेंसर है पानी एयर से। तो सबसे नीचे से जो लाइट आ रही है, क्योंकि बॉटम से कुछ लाइट बाहर भी आ रही है, तो बॉटम से जो लाइट बाहर आ रही है, जैसे ही वो पानी से एयर में आई, वो टिल्ट हो जाती है। जब वो टिल्ट हो जाती है तो वहां पर हम एक नॉर्मल खींच देते हैं और फिर उस नॉर्मल पे दोनों, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, उसको रिफ्रैक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। जहां पर रिफ्रैक्टेड रे एक्सटेंड हो रही है, हमें वहां पर ओ डैश पर एपरेंट डेप्थ दिखती है कि एपरेंट डेप्थ ओ नहीं है, ओ डैश। हमें एपरेंट हाइट एच ए दिखती है। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हमें जो पानी का लेवल है वो ऊंचा दिखता है। भले ही इसका फॉर्मूला नहीं हो आपके सिलेबस में, भले ही ये टॉपिक नहीं हो, बट आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता चला आपको कि नीचे से जो रे आ रही थी लाइट की, वो बेंड हुई और फिर हमने रिफ्रैक्टेड रे को पीछे, ये रिफ्रैक्ट हुई बिकॉज इस पॉइंट पे जो सरफेस था पानी और एयर का, इस पॉइंट पे इसने अपना डेंसर से जब रेयर में गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल गई। तो रिफ्रैक्टेड रे को जब हमने पीछे एक्सटेंड किया है, तो जहां पर रिफ्रैक्टेड रे हमारी टच हुई है नॉर्मल से, उस हाइट के नॉर्मल से, वहां पर हमें एपरेंट डेप्थ मिल रही है। अब हमारे मेन यहाँ पर जो है नेक्स्ट, वो हमारे हैं टिप्स। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो एच ए यानी कि हाइट ए प्रिंट विल बी लेस देन द हाइट ऑफ रियल हाइट। एच आर मीन्स रियल हाइट। रियल हाइट से एपरेंट हाइट कम दिखती है। अगर कोई ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होता है and the object is in the rarer medium, then the apparent height will be higher than the real height. ये बदल जाता है जब कोई अंदर से डाइवर देख रहा होता है बाहर की तरफ, तो उसको एपरेंट हाइट ज्यादा दिखती है और रियल हाइट। ठीक है, क्लियर? पर जब कोई बाहर से अंदर की तरफ देख रहा होता है तो उसको एपरेंट हाइट कम दिखती है। बट इतना ही हमें बस जानना है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी सिलेबस में नहीं है, बट आप बस इसको एज अ नॉलेज के लिए आप समझ सकते हो कि
TIR फिनोमिना होता है जो कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू सेम मीडियम कराता है फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द एंगल क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल भी एक तरह का एंगल होता है किसी मीडियम का, तो उससे जब भी लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होती है तो वो उसी मीडियम में घूमती रह जाती है, टोटली इंटरनली ही रिफ्लेक्ट होती रहती है। ठीक है, ग्लास और एयर में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इट इज नॉट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। हेयर द क्रिटिकल एंगल से कम था, इधर भी क्रिटिकल एंगल से कम था, इधर एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल पे है तो इसने ये नॉर्मल से इस तरफ सरफेस पे आ गई है। पर जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, इट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तब ये सरफेस पे नहीं जाएगी लाइन, तब ये लाइट कहाँ जाएगी, उसी मीडियम में अंदर की तरफ जाती है। क्लियर? फर्स्ट में क्रिटिकल एंगल से कम थी, सेकंड में भी क्रिटिकल एंगल से कम थी, थर्ड में क्रिटिकल एंगल के बराबर जब थी तो रे ऑफ लाइट टकरा कर सरफेस की ही लाइन में चली गई, तब भी वो हमें रिफ्रैक्शन होती हुई नहीं दिखेगी, पर जब अंदर आएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी मीडियम में बाउंस हो जाएगी। ठीक है, डेंसर मीडियम में, ये सिलेबस में नहीं है बट जस्ट नॉलेज के लिए हम पढ़ रहे हैं। हर मीडियम का अपना एक वैल्यू होता है क्रिटिकल एंगल का। ये डेंसर मीडियम में टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जस्ट हम एक आइडिया देख रहे हैं, अपने पावर पॉइंट में लिखा हुआ है इस वजह से। रेड कलर हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, वायलेट कलर हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। मिरेज फॉर्मेशन, लूमिंग, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये इसके एप्लीकेशन है। मिरेज फॉर्मेशन है जब हम डेजर्ट में सोचते हैं कि क्योंकि बहुत ज्यादा समर होती है तो वहां पर लाइट और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसा दिखता है कि थोड़ी दूर पे पानी है, तो पानी नहीं होता, मृग तृष्णा, वो होती है मिरेज। लूमिंग, लूमिंग exactly I don't know, so looming, for that I have to read and then I will be telling you what is looming. Totally reflecting prisms, इसको आपको टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स में क्या होगा ये भी मेरे को पढ़ना पड़ेगा, पर ऑप्टिकल फाइबर्स मुझे पता है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स आपके रहते हैं, आपको पता है आजकल जितनी भी 5G 4G और आगे भी जितने इंटरनेट इम्प्रूव होता जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, बिकॉज फाइबर ग्लास के, ऑप्टिकल फाइबर के कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, कुछ ऐसी पाइपलाइंस बनाई हुई होती हैं जिनके थ्रू ये जो इंटरनेट होता है उसका सिग्नल लाइट में कन्वर्ट करके उसके अंदर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करके कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, और इससे स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स आर nowadays used for the increasing the internet speed, increasing the communication, improving the better communications. Sparkling of diamonds, that is generally known by everyone that diamond के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होती है, हाईएस्ट होती है डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके अंदर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है, और वही रीजन होता है डायमंड के ग्लो करने का, डायमंड के शाइन करने का। डायमंड इतना चमकता क्यों रहता है, तो उसके अंदर एक बार जब लाइट रे आ जाती है तो उसके अंदर कई बार वो रिफ्लेक्ट होती रहती है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है। ये डायमंड का एप्लीकेशन है, टोटल इंटरनली का एप्लीकेशन। क्लियर? Refraction by spherical lenses. Lenses whose refracting surfaces are spherical are called spherical lenses. जैसे हमने मिरर्स शुरू किए थे वैसे ही हमको लेंस पता होने चाहिए, क्योंकि
सेकंड पार्ट अगर लाइट चैप्टर का है तो वो है आपका लेंसेस। ठीक है, तो लेंस कैसे बने हैं? लेंस में ग्लास मीडियम से अगर हमने दो कर्व्ड सरफेसेस ले ली और उनको हमने, अगर वो सेंटर में बल्ज हो रही हैं, तो हमने उनको दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। अगर हमने उन्हें आपस में ज्वाइन कर दिया और दोनों ही सेंटर से बाहर की तरफ आउटवर्ड हैं, अपने स्फेयर के सेंटर से बाहर की तरफ हैं, तो एक ऐसा लेंस बन जाएगा जो सेंटर से दोनों तरफ बल्जिंग आउटवर्ड होगा और कॉर्नर्स पे वो पॉइंटेड होगा। तो ऐसे लेंस को आप क्या कहोगे? कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो क्योंकि ये दोनों तरफ से कॉन्वेक्स। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Spherical lens whose refracting surface are bulging outward at the center is called double convex lenses. This is thicker in the middle compared to the edges. Edges से middle में ज्यादा thick होता है. Spherical lenses whose refracting surface curved inward are called double concave lenses. अगर दोनों ही सेंटर में उनके कर्व्ड इनवर्ड है, हमने एक ऐसी सरफेस ली है कि जो बाहर की तरफ से ग्लास की बनी हुई है और हमने ऐसी दो सरफेसेस को ज्वाइन कर दिया है जो बाहर की तरफ से कर्व्ड हैं। सेंटर से वो क्या हो रही हैं? दे आर सेंटर, फ्रॉम सेंटर दे आर नियर टू द सेंटर और दे आर कर्व्ड इनवर्ड्स, कर्व्ड इनवर्ड्स हो रही हैं। तो अगर स्फेरिकल लेंस, ऐसे स्फेरिकल लेंस की डेफिनेशन दे रहे हैं कि जिसकी सरफेस जहां से रिफ्रैक्शन होना है, कौन सी सरफेस है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इसकी डेफिनेशन लर्न भी ऐसे ही करी जाएगी कि एक ऐसा स्फेरिकल लेंस, अ स्फेरिकल लेंस whose refracting surfaces are curved inward at the center, सेंटर पे अंदर की तरफ है, तो ऐसे लेंस को डबल कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इट इज थिनर इन द मिडल, मिडल में वो थिनर होता है और एजेस पे वो ब्रॉडर होता है। तो डबल कॉनकेव लेंस आप देख सकते हैं। सेकंड वाला आपका डबल कॉनकेव है, फर्स्ट वाला आपका डबल कॉन्वेक्स है, और थर्ड वाला आप देख रहे हो एक तरफ से प्लेन है और दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स है, तो इसीलिए वो क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स। क्लियर? प्लेनो कॉनकेव। Yes, ma'am. और लास्ट वाला है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्स भी है और कॉनकेव भी है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो कुछ ऐसे सरफेसेस और कॉनकेवो कॉन्वेक्स मिनिस्कस लेंसेज भी बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमने डबल कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनाया है कि एक तरफ से ग्लास को ले लिया, दूसरी तरफ से भी ग्लास को ले लिया, दोनों ग्लास को हमने जोड़ दिया, ऐसे हमने कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स बनाया है। तो जो इस तरफ का कर्व्ड सरफेस है उसका फोकस इस तरफ पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, वो सारी की सारी लाइट्स, आती हुई लाइट्स को, जो इंफिनिटी से आ रही हैं, वो सारी की सारी इंफिनिटी की लाइट्स को यहाँ पर फोकस करेगा, इधर इस पॉइंट पे। और अगर इस वाली सरफेस का, इस वाली कर्व्ड सरफेस का फोकस देखा जाएगा तो वो किधर पड़ेगा? इस तरफ, जहां से कर्व्ड इनवर्ड है। तो दो फोकस होते हैं, कहने का मतलब ये है, देयर आर टू फोकस पॉइंट्स। द फोकस वन, कैसे हम डिफाइन करेंगे फोकस वन को? तो अगर हमारे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस ही है, मान लो अभी हम इसका फोकस डिफाइन कर रहे हैं, तो हाउ डू वी डिफाइन देम? हाउ डू वी डिफाइन देम? इसमें डेफिनेशन दी हुई है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस
ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑफ द लेंस, एट विच इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए, द इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, यानी उस फर्स्ट फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट रख दें तो इमेज वो कहाँ बनाएगा? इंफिनिटी पे। तो वो पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज इंफिनिटी पे बनती है, वो फर्स्ट फोकस होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस का। यानी कि अगर मैं इसके यहाँ पर फर्स्ट फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो ये इमेज कहाँ बनाएगा? इंफिनिटी पे। कैसे बनाएगा इंफिनिटी पे? क्योंकि ये इस सरफेस का फोकस है, नेक्स्ट सेकंड सरफेस का, तो ये सारी इमेजेस को ऐसे करके फोकस कर रहा होगा इस पॉइंट पे, और ये लेंस में जाने से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये स्ट्रेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? क्योंकि ये फोकस से आ रही हैं तो ये लेंस में जाने के बाद क्या हो जाएंगी? स्ट्रेट। और जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन के बाद, वो इमेज कहाँ बनाएंगी? इंफिनिटी पे। ठीक है, तो फर्स्ट फोकस आप देख सकते हो सारी रेस को पैरेलल कर देता है। यानी अगर फर्स्ट फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज कहाँ बनती है? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे। तो उस पॉइंट से, फोकस 1 से प्रिंसिपल एक्सिस पर जो ऑप्टिकल सेंटर है, यानी जिस सेंटर से दोनों साइड्स ली गई हैं, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली गई हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ, जो मैंने ग्रीन डॉट से शो किया है। तो यहां से F1 से O की दूरी क्या कहलाती है? फर्स्ट फोकल लेंथ F1। क्लियर? यस मैम। ओके। अब कॉनकेव, डबल कॉनकेव लेंस जो हैं उसमें भी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? वो पॉइंट होगा कि जहां पर इमेज, अगर जहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है, और डबल कॉनकेव लेंस का फर्स्ट फोकस इस तरफ लाई करे। इसका डबल कॉन्वेक्स का आपके राइट हैंड पर की तरफ हो रहा था, RHS की तरफ राइट हैंड साइड पर आ रहा था, बट इसका लेफ्ट हैंड साइड पर है। ठीक है, डबल कॉन्केव का, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ पर मतलब सारी रिफ्रैक्टिंग रेज क्या हो रही होंगी? कन्वर्ज हो रही होंगी, क्योंकि ये इस सरफेस की बात कर रहे हैं। क्यों कन्वर्ज हुई है? क्योंकि इन्हें हमने एक्सटेंड किया है। वैसे कॉनकेव लेंस क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है, तो वो इन रेस को क्या कर रहा है? वहां से डाइवर्ज होती हुई हमें दिख रही है, बट जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो फर्स्ट फोकस पे मीट करेंगी। अब हम आते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे। सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर अगर इमेज बनती बनेगी तो ऐसी, वहां पर कौन सा वो ऐसा पॉइंट है जहां पर इंफिनिटी से आती हुई सारी पैरेलल रेस फोकस होती है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन हमने पढ़ी उसका अपोजिट करना है सेकंड प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन के लिए। सेकंड प्रिंसिपल फोकस is the point on principal axis of the lens at which the image is formed when the object is kept at the infinity। जहां पर इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख रहे हैं, यानी कि अब क्या कर दिया हमने? नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, तो उसी पॉइंट को कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो अब तक देखते हैं हम, कभी भी जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो उससे सारी रेस कैसी आती हैं? पैरेलल। तो इंफिनिटी से आ रही है ये रेस, सारी पैरेलल है, और ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बना रही हैं, क्योंकि ये सारी की सारी रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मीट हो रही हैं?
सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे। क्लियर? F2 पे। तो कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल है। The second principal focus is the point on the principal axis on which the image is formed if the object is kept at infinity. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जिस पॉइंट पे इमेज बनती है वो आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है। डबल कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉनकेव में भी सेम डेफिनेशन है। इफ द object is kept at infinity and the point at which the image is formed is the second principal focus. तो डबल कॉनकेव का सेकंड प्रिंसिपल फोकस आपके RHS पे आएगा, इस तरफ अपीयर होंगी, मीट होती। क्लियर? क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां से पैरेलल आती हुई रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाएंगी, दे विल गेट डाइवर्ज। और फोकस पे इधर इधर क्या हो रहा था? फोकस पे पॉइंट होती हुई रेस डाइवर्ज हो गई, पैरेलल हो गई थी। क्या हो गई थी? पैरेलल पैरेलल हो गई थी, फोकस पे डाइवर्ज हो गई। तो ये आपको फोकस की डेफिनेशन हमने बताया। कॉन्वेक्स लेंस MN, कॉनकेव लेंस MON, जहां पर O आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस। किसी भी लेंस का एक्सिस पे आता हुआ, किसी भी लेंस के मिड एक्सिस पे जो सेंटर पॉइंट है, मिडिल पॉइंट, उसमें ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर C इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑन ईदर साइड ऑफ द लेंसेज। क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं तो दोनों तरफ का जो आपका सेंटर ऑफ, जैसे फोकस दोनों तरफ था F1 F2, ऐसे ही C भी आपका लेंसेज में दोनों तरफ होता है। तो क्योंकि दोनों सरफेसेस का होता है तो इसी वजह से यहाँ पर भी आपको दो दो C इन्होंने दिखा रखे हैं। पर ये कौन से पॉइंट्स हैं? ये वो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, वो सेंटर के पॉइंट्स हैं जो कि स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है जिससे कि लेंस बनाया है। सेम ऐसी ही डेफिनेशन मिरर की भी थी। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज द इमेजिनरी सेंटर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ये डेफिनेशन थी। सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी है कि द इमेजिनरी सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट, या लेंस इज कट आउट। ठीक है, उसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब यस मैम। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी क्या रहेगी आपकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल डेफिनेशन है। x डैश p x डैश, मतलब अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, in between the lens, that imaginary line x dash x is the principal axis. तो लास्ट डेफिनेशन यहाँ पर दिखा रखी है, लिखी हुई नीचे स्लाइड की लास्ट में, कि इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। और ये तो लाइन है, लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, तो ये तो इंफिनिटी तक हो सकती है इसकी एक्सटेंशन। नॉर्मल टू द लेंस एट द पोल, और ये पोल पे क्या है? नॉर्मल होती है, एट 90 डिग्री होती है ये पोल पे। तो यहाँ पर आप अगर पैरेलल रेज आएंगी पहले लेंस में यानी कॉन्वेक्स लेंस में, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? पैरेलल लाइट रेज को व्हाट द कॉन्वेक्स लेंस इज डूइंग? इट इज कन्वर्जिंग। कैन यू सी? The convex lens is converging all the light rays that are coming parallel. Are you getting my point? यस मैम।
ओके, नाउ कॉनकेव Yes, लेंस। ma'am. कॉनकेव लेंस में जो पैरेलल लाइंस हैं, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस, बिकॉज सारी की सारी पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ऑप्टिकल मीडियम एंड वी कैन से लेंस, कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद आप देख रहे हो कि सारी की सारी डाइवर्ज हो गई हैं। यहाँ पर अगर जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती मिड लाइन है, उसी से ही ये बेंड होना शुरू हुई है, ठीक है। और जो सेंटर वाली है वो सबसे कम बेंड होती है, क्योंकि वो नॉर्मल पे ही आ रही है, नॉर्मल पे आती है तो स्ट्रेट जाती है, ठीक है। फोकस बता रखा है इन्होंने। प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल फोकस। अब इसमें फोकस 1 फोकस 2 हम लास्ट में लिख देंगे कि देयर आर 2 फोकाई फॉर द लेंस, बट हम मेन फोकस को उसी को डिफाइन करेंगे जो हमारा लाइट की रेस के डायरेक्शन में कॉन्वेक्स के टर्म्स में जो हमारा F2 होगा वो हमारा मेन फोकस होगा, ओके। It is the point on the principal axis at which the incident rays of light parallel to the principal axis either really pass through or appears to pass through after getting refracted from the lens. So जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकस हमारा F2 होगा, बट जो कॉन्केव लेंस है उसका हमारा F1 रियल फोकस होगा, ठीक है। क्योंकि बात कर रहे हैं सिर्फ ये अभी पैरेलल रेज ऑफ लाइट की। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट को जहां पर कोई लेंस कन्वर्ज करता है, यानी इस केस में F2, और पैरेलल रेज ऑफ लाइट को जिस पॉइंट पे कोई लेंस यानी कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है यानी F1, वो उनके प्रिंसिपल फोकस होते हैं। क्लियर? क्लियर? फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर की दूरी फोकल लेंथ होती है। ये तो सिंपल है, फोकस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी फोकल लेंथ, पहले भी बताया डायग्राम से। रेडियस ऑफ कर्वेचर अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के, ये भी आपको पता है। R इज इक्वल टू 2F। अपर्चर Mn इज द डायमीटर ऑफ द अपर्चर। Mn जो है वो अपर्चर है, ये डायमीटर है, ये लेंथ है पूरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस की कि जहां से रिफ्रैक्शन होता है। Mn से शो हो रहा है, आप देख सकते हो जो लेंथ है पूरी लेंस की कि कितना बड़ा लेंथ है, वो Mn अपर्चर होता है। क्लियर? नोट दैट इट इज नॉट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ये स्फीयर का डायमीटर नहीं है, बट सिर्फ ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस का डायमीटर। रेस टू बी कंसिडर्ड फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, यानी कि रूल्स, रेज नहीं है, ये टॉपिक है रूल्स। जो ऊपर हेडिंग में टॉपिक लिखा है वो है रूल्स फॉर द कंसिडरिंग द रे डायग्राम, कि जब भी आप कोई रे डायग्राम पढ़ोगे तो क्या रूल्स आप पढ़ोगे। तो व्हाट आर द रूल्स? पहला रूल्स है इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टेड रेज। किसी भी 2 रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होना चाहिए, उस पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे इमेज की पोजीशन फाइंड करने। Any two of the following rays can be considered for locating the image। वो कोई सी भी 2 रेज हो सकती हैं। पहला रूल, a ray parallel to the principal axis। ये पहला रूल है, रूल यहाँ से शुरू हो रहा है। पहले इन्होंने 2 लाइन में ये बताया था कि इमेज कहाँ मिलती है, अब रूल बता रहे हैं। तो रूल पहला वाला है कि रे पैरेलल होगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। इट विल गेट कन्वर्जिंग एंड इट विल मीट और इट विल गो थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कुछ भी आप लिख सकते कि पैरेलल रे
after refraction from a convex lens will pass through the principal focus on the other side of the lens. In case of a concave lens, this ray will appear to diverge from the principal focus on the same side of the lens. कॉन्केव लेंस में वो उसी तरफ, जिस तरफ से वो रे आ रही थी उसी तरफ उस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, पैरेलल रे। और कॉन्वेक्स के केस में वो दूसरे साइड में जो फोकस है उस पर कन्वर्ज होगी। कोई डाउट? डायग्राम भी आप देख रहे हो दोनों के, कि कॉन्वेक्स लेंस में it is appearing to pass through the focus on the other side of the lens, and in concave lens it is the parallel ray is appearing to diverge from that point if extended backwards. Second rule, a ray passing through the principal focus of a convex lens or a ray which is directed toward the principal focus of a convex lens after refraction will emerge parallel to the principal axis. So ray passing जो हो रही है principal focus से, जो ray pass होगी वो ray direct toward the principal, ray passing through the principal focus of a convex lens or ray which is directed toward the principal focus, यानी कि फोकस पे जिसे हमने डायरेक्ट कर रखा है, ऐसी रे जिसे हमने फोकस पे डायरेक्ट किया है वो प्रिंसिपल फोकस पे आकर फॉल कर रही है, तो वो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा उस रे का, और कॉन्केव लेंस में क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगी। यानी फोकस पे डायरेक्टेड रे रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल। अब यहाँ क्या हो गया, अब आप देख रहे हो फर्स्ट फोकस की बात करी है टू डायरेक्ट द रे, फर्स्ट फोकस की बात करी है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के केस में फर्स्ट फोकस पे कोई रे डायरेक्ट होती है तो वो जैसे ही रिफ्रैक्ट करेगी तो it will get parallel after passing through lens। और कॉन्केव के केस में पैरेलल रेज आएंगी लेंस के थ्रू, तो वो अगर सेकंड फोकस पे आकर डायरेक्ट हो जाए, सॉरी कॉन्केव लेंस में अगर वो सेकंड फोकस पे डायरेक्ट हुई हैं, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएंगे। रूल वही रहेगा, हम रूल नहीं बदलेंगे, रूल सेम ही रहेगा कि पर बस फोकस पॉइंट बदल रहा है कि पहले कॉन्वेक्स लेंस के केस में फर्स्ट फोकस पे अगर कोई रे डायरेक्ट हुई है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद उसे, कभी भी फोकस पे डायरेक्ट होती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद या रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो पैरेलल हो जाती है। वही रूल है, बस यहाँ रिफ्लेक्ट की जगह रिफ्रैक्ट यूज कर रहे हैं। तो रे विच इज कमिंग थ्रू द फोकस, ये भी बोल सकते हो, अ रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग थ्रू द फोकस of a convex lens or which is directed toward the focus of a concave lens will emerge। क्या पृथक? मैम का वो ज्वाइन कर रहे हो, कैसे करते हैं हमें भी पैरेलल हो जाती है। और थर्ड जो रूल है वो आपका है, अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, ऐसी रे जो ऑप्टिकल सेंटर पे डायरेक्ट करोगे तो वो अनरिफ्रैक्टेड जाएगी, उसमें कोई पाथ में चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस कैसे करता है, अब इन रूल्स को हम इमेज फॉर्मेशन में यूज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो कैसी रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस से सारी रेज कैसे आएंगी, पैरेलल। Parallel. रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पर मीट करेंगी, F2 पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 पे। स्मॉल साइज, हाईली डिमिनिश्ड, नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड।
यहाँ पर हमें बहुत छोटी सी इमेज दिखा रखी है, ताकि हम पर्पल कलर की दिखा रखी है छोटी सी, ताकि हम ये समझ सकें कि इमेज इन्वर्टेड और रियल बनती है, F2 बनती है और हाईली डिम्यूज्ड। ऐसा भी हो सकता था कि ये सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देते, बट इन्होंने कैसी दी है, दोनों रेज ओब्लिकली दी है, प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल पे दी है थोड़ी सी। जब ओब्लिकली दी है इस वजह से इनकी इमेज कहाँ बनी है, थोड़ी सी हाइट में बनी है, नहीं तो ये पॉइंट साइज बनती, ठीक है। अगर ये बिल्कुल पैरेलल होती तो पॉइंट साइज हो जाए, बट फिर भी ये तीनों चीज सेम रहती, नेचर इनका सेम रहता, पोजीशन इनकी सेम रहती, एट F2 ही बनती, रियल इन्वर्टेड ही बनती और हाईली डिमिनिश्ड ही बनते। When object AB is placed beyond C1, 2F1 के P पीछे रखा है ऑब्जेक्ट, यानी इंफिनिटी से थोड़ा आगे ले आए हैं, इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को आगे ले आए हैं, C1 पे ले आए हैं, C1 से भी पीछे। जब C1 से पीछे ले आए हैं तो एक पैरेलल रे आ रही है और एक ऑप्टिकल सेंटर पे